गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में से कौन सी व्यवस्था अच्छी मानी जाती है और अच्छी होने के क्या कारण हैं। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान एवं गरिमा बनाए रखने के लिए उससे विचार अभिव्यक्ति और आत्मविकास की सभी परिस्थितियां सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और विचार अभिव्यक्ति के अवसर भी उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि अधिनायक तंत्र में ऐसी किसी भी प्रकार की परिस्थितियां और अवसर व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। तो आइए हम निम्न बिंदुओं के आधार पर दोनों व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहला, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। आप जानते हो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्थाएं होती हैं। साथ ही समानता का अधिकार भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपना श्रेष्ठतम योगदान समाज के लिए कर सकता है। अतः है लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। जबकि अधिनायक तंत्र की हम बात करें तो आप जानते हो, अधिनायक तंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई व्यवस्था नहीं रहती है और न समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। व्यक्ति एक तरीके से शासक का बंदक्षा हो जाता है। वो भय और आतंक के साये में अपना जीवन यापन करता है, जिसके कारण विचार अभिव्यक्ति के अवसर उसको नहीं प्राप्त होते हैं और इसलिए ये माना जाता है कि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति बंदी सा जीवन जीता है, तो सही अर्थ में वो मानव नहीं रह पाता है। दूसरा बिंदु देखिए, सरकार का उत्तरदायित्व। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के उत्तरदायित्व की श्रेष्ठतम व्यवस्था रहती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाले लोग सभी अपने अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी रहते हैं और उत्तरदायी रखे भी जा सकते हैं। जैसे सरकारें उत्तरदायी होती हैं, सरकारों को उत्तरदायी रखने के अनेक प्रकार के साधन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उपलब्ध रहते हैं। सबसे मोटा जो उत्तरदायित्व रखने का साधन है वो है नियतकालिक निर्वाचन। अगर कोई सरकारें उत्तरदायित्व की भावना से कार्य नहीं करती हैं तो निश्चित समय के बाद में जब चुनाव होंगे तो जनता उनको निर्वाचित नहीं करेगी। और कुछ प्रावधान सरकारों के लिए भी रखे गए हैं, जैसे प्रश्न पूछते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि, कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, उनके द्वारा उनको उत्तरदायी रखने का प्रयास किया जाता है। तो इस कारण लोकतंत्र में सरकार जन इच्छा के अनुरूप चलने के लिए मजबूर होती हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में शासक सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त रहता है।
वह अपनी मनमानी कर सकता है, और जो कोई भी विरोध करता है, जो कोई भी राजनीतिक दल, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, उसको बर्बर तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। वो किसी भी प्रकार के विरोध को अधिनायक तंत्र में सहन नहीं किया जाता है। अतः है शासक पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता है, और इसलिए अधिनायक तंत्र में उत्तरदायित्व की भावना का पूर्णतः लोप होता है। अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था बिना उत्तरदायित्व के काम करती है। तीसरा बिंदु देखिए, विकास एवं जन कल्याण। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की गति धीमी तो रहती है, और जन कल्याण के कार्य भी धीरे धीरे ही होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास के जो भी कार्य होते हैं या सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो जन सहमति पर आधारित होते हैं, और जनता की इच्छा के अनुसार ही उनका क्रियान्वयन होता है। विकास एवं जनहितकारी कार्यों में संपूर्ण जनता की सहभागिता के कारण जो कुछ भी विकास होता है, वह जन सहमति के आधार पर टिका होता है, जिसके कारण वह विकास स्थायी एवं सही दिशा में होता है, और वही विकास देश की सच्ची समृद्धि का पोषक होता है। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो भी विकास के कार्य होते हैं, वो जन सहमति पर ही आधारित होते हैं, जनता की इच्छा के अनुकूल ही होते हैं, इसलिए वो हमेशा से ही जन कल्याण में सही माने जाते हैं। जबकि तानाशाही शासन व्यवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन विकास के मार्ग का निर्धारण सही नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विकास हो रहा है वो देश को सही दिशा में ही ले जाएगा, जन कल्याण में ही वो विकास हो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि विकास अधिनायक तंत्र में जन इच्छा को मालूम करने का कोई माध्यम ही नहीं रहता है, और वही विकास जन कल्याणकारी उस शासन व्यवस्था में कहा जाता है जो अधिनायक सही मानता है। जिस विकास को अधिनायक सही मानता है वही विकास सही माना जाता है। तो ऐसा विकास जन कल्याणकारी हो या नहीं भी हो सकता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि तानाशाही शासन व्यवस्था में दिशा रहित विकास होता है, और वो विकास जन कल्याण में साधक हो ये आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास की धीमी तो गति होती है, लेकिन जो विकास होता है वो जन कल्याण का ही साधक होता है, जन कल्याण का ही पोषक करता है। चौथा देखिए, राष्ट्रीय एकता व अनुशासन। जब हम किसी भी लोकतांत्रिक शासन वाले देश को देखते हैं तो देखने पर ऐसा मालूम होता है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सर्वत्र अव्यवस्था फैली हुई है, न कहीं राष्ट्रीय एकता होती है, न लोग अनुशासन में होते हैं, और हर व्यक्ति अपनी मनमानी करता है स्वतंत्रता की आड़ में। परंतु ये बात सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी कार्यों का आधार मोटे तौर पर सहमति से होने के कारण उनमें एकता होती है, और जो स्थायी एवं गहरी होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो एकता होती है लोगों में, वो बहुत गहरी होती है।
और हर व्यक्ति की आवाज़ या अभिव्यक्ति को सरकार सुनती है, इसलिए लोगों में सरकार के प्रति किसी बात का गुस्सा नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो आत्म अनुशासन की व्यवस्था होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में। और देश के कभी भी आंतरिक या बाहरी संकट के समय लोगों में अद्भुत एकता और अनुशासन की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार की जो एकता है, जो गहरी और अस्थायी होती है, वो केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में ही संभव है। अगर हम अधिनायक तंत्र की बात करें तो राष्ट्रीय एकता एवं अनुशासन उनमें ज़्यादा माना जाता है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं होता है। वो एकता और अनुशासन ऊपर से थोपा हुआ होता है और डर और भय के कारण वो अनुशासन और एकता होती है। और जब भी भय और आतंक या डर समाप्त हो जाता है तो उन देशों की एकता भी वहाँ नहीं रहती है, न अनुशासन रहता है।